हेलो दोस्तों, मैं मयंक एब्स्ट्रैक्ट आईएएस की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें। कहते हैं सफलता का एक मूलभूत नियम है कि आप अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखते चलें और आगे बढ़ें। इसी मोटिवेशनल स्पीच के साथ आइए हम अपनी क्लास का स्टार्ट करते हैं। आज हमारी एंशियंट हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले हम आइए जान लेते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। उसके बाद वैदिक पीरियड, इसमें हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर ऋग्वैदिक काल। तीसरा हमारा है बौद्धिज्म और जैनिज्म। सबसे इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी में हमेशा क्वेश्चन बौद्धिज्म और जैनिज्म से आते रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का महाजनपद पीरियड यानी महाजनपद काल, जिसमें इमरजेंस ऑफ मगध पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग फॉरेन इन्वेजन देखेंगे, जैसे सिकंदर का आक्रमण वो कैसे हुआ। और नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का मौर्य डायनेस्टी। उसके बाद मौर्य डायनेस्टी में हम चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का सुंगा डायनेस्टी। उसके बाद कण्व डायनेस्टी है। उसके बाद सातवाहन डायनेस्टी पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, उसके बाद हमारा आएगा गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में इससे भी क्वेश्चन अक्सर आप पूछे जाते हैं और आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पेपर आप लोग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इमरजेंस ऑफ रीजनल रूलर्स, क्षेत्रीय शासकों का उदय। जैसे गुर्जर प्रतिहार यानी गुप्ता डायनेस्टी जब ख़त्म हुई उसके बाद छोटे छोटे जो रूलर्स हैं वो कैसे इमर्ज होकर आए, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग साउथ इंडिया के हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, जिसमें वातापी या बादामी के चालुक्य, फिर पल्लवा डायनेस्टी, फिर चोला डायनेस्टी और पांड्या डायनेस्टी इत्यादि टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है यूपीएससी की दृष्टि से, तो उसको हम कवर करेंगे धीरे धीरे। तो आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता 2350 से 1750 बीसी में मानी जाती है कि इसी के बीच ये सभ्यता विद्यमान थी। आगे देखते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इसकी विशेषताएं क्या थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है फर्स्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड अर्बन सिविलाइजेशन थी, यानी पहली सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता। पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें सबसे डेवलप और वेल ऑर्गेनाइज्ड जो थी अर्बन सिविलाइजेशन थी। आईवीसी जो है प्रोटो हिस्टोरिक एज में आती है। प्रोटो हिस्टोरिक एज उसको बोलते हैं जिसके साक्ष्य अवेलेबल हैं, यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अवेलेबल हैं, जिसके स्क्रिप्चर, इंस्क्रिप्शन और लिटरेचर भी अवेलेबल हैं, लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसको प्रोटो हिस्टोरिक एज भी बोलते हैं। और हमारी आईवीसी जो है इसी का एक पार्ट है, क्योंकि आईवीसी में जितने भी स्क्रिप्चर और इंस्क्रिप्शन मिले हैं अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं, लेकिन इसके और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यानी पुरातात्विक साक्ष्य जो है बहुत सारे मिले हैं हमें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में की गई थी। उसके बाद
इसके महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई, जो आईवीसी के बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दोस्तों, आईवीसी को बहुत सारे नाम से जाना जाता है और क्वेश्चन हमेशा घुमा के ही यूपीएससी पूछता है। आपको क्वेश्चन डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता, इसके दूसरे नामों से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए हम इनके कुछ नामों के बारे में जानते हैं। फर्स्ट है हमारा कांस्य युगीन सभ्यता यानी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। अब इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पीरियड में जो प्रोटो हिस्टोरिक एज है आईवीसी का, इस पीरियड में ब्रॉन्ज का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता था। बाकी किसी अन्य धातु का खोज नहीं हुआ था, तो ब्रॉन्ज का इस्तेमाल होने की वजह से इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो फर्स्ट साइट है 1921 में खोजा गया था हड़प्पा के किनारे। हड़प्पा जो जगह है पाकिस्तान में फ़िलहाल में है, वहाँ पे सबसे पहले इसकी खुदाई की गई थी, तो वहाँ से ये प्राप्त हुआ था, इसलिए उस जगह के नाम पे हड़प्पा सिविलाइजेशन नाम दे दिया गया इसको। नेक्स्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो पूरी सभ्यता है आईवीसी की, इंडस यानी सिंधु नदी के घाटी के किनारे बसी हुई थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है फोर्थ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं। इसको बोलने का रीज़न यह है कि सिंधु नदी के साथ साथ सरस्वती नदी के किनारों तक ये पूरी की पूरी आईवीसी जो है साइट्स हैं जो भी आईवीसी के वो मिले हैं, इसलिए इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जियोग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक था। इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक था तो देखते हैं। नॉर्थ में मांडा अखनूर जो जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे है। साउथ में इसका दाइमाबाद जहाँ ये महाराष्ट्र में पड़ता है और गोदावरी नदी के किनारे है। ईस्ट में आलमगीरपुर तक इसका विस्तार है जो कि उत्तर प्रदेश में है और ये हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। वेस्ट में ये सुक्ता गैंडोर तक इसका विस्तार है। सुक्ता गैंडोर मकरान कोस्ट पाकिस्तान में पड़ता है और ये दास्त नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये हमने आपके समझने के लिए आईवीसी का एक मैप दिखाया है ताकि आप समझ सकें कि आईवीसी कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। ये इस पे आप देख सकते हैं कि सबसे मकरान कोस्ट यहाँ पे है और ये सुक्ता गंडोर यहाँ पे है। ये देखिए यहाँ पे आलमगीरपुर है और ऐसे आप सारा मैप देख सकते हैं और अपना नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके। इसका जो है कवर्ड एरिया वेस्ट टू ईस्ट हमारा 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ था और नॉर्थ टू साउथ जो है 1100 किलोमीटर तक फैला हुआ था। यानी कि अगर हम देखें तो सुक्ता गंडोर से लेके आलमगीरपुर तक 1600 किलोमीटर जो है इसका विस्तार था और नॉर्थ टू साउथ यानी मांडा अखनूर से लेकर दाइमाबाद इसकी लंबाई 1100 किलोमीटर थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसका शेप जो है ट्रायंगुलर फॉर्म में है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम मैप देखते हैं इंडिया का और इस पे जब
हम इसका एक डायग्राम फॉर्म करने की कोशिश करते हैं तो सुक्ता गैंडोर, आलमगीरपुर, दाइमाबाद और कश्मीर में हम देखते हैं मांडा में। तो अगर इसको हम मिलाते हैं तो एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, इसलिए इसको ट्रायंगल शेप में मानते हैं, इसका विस्तार था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये जो है आईवीसी पूरा 12,50,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। आईवीसी जो है सिंधु और सरस्वती नदी के तटों के बीच में स्थित है। बाद में जो खुदाई हुई है आईवीसी की, वो ज़्यादातर खुदाई सरस्वती नदी के किनारे हुई है और वर्तमान में राखलगढ़ी जो है लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है। 1947 में विभाजन के पश्चात जो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनुदड़ो, झक्कर इत्यादि कई सारे आईवीसी साइट्स जो हैं पाकिस्तान में चले गए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आईवीसी का फेज, यानी आईवीसी का कालक्रम कितना था और क्या था, कैसे विकसित हुआ आईवीसी। इसको रेडियो कार्बन विधि यानी C14 के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जो हमारा है, इसको बोलते हैं अर्ली हड़प्पन फेज। ये 3300 टू 2600 BC में इसका पीरियड माना जाता है। पूर्व हड़प्पाई चरण बोलते हैं इसको हिंदी में। इसका मतलब है कि आईवीसी जो स्टार्ट हुआ, लोग कैसे रहना स्टार्ट हुए, स्टार्टिंग में उन लोग का रहन सहन कैसा था, उस फेज को हम पूर्व हड़प्पाई चरण बोलते हैं, यानी अर्ली हड़प्पन फेज बोलते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा मैच्योर हड़प्पन फेज, यानी लोग थोड़े से और विकसित हुए तो उनका पीरियड 2600 टू 1900 BC है। और लेटर फेज मानते हैं हम लोग कि विकसित होने के पश्चात उनके पतन तक के यानी डिक्लाइन होने तक के पीरियड को हम लेटर हड़प्पन फेज बोलते हैं, यानी उत्तर हड़प्पाई चरण बोलते हैं। इसका पीरियड 1900 BC से लेके 1300 BC तक था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या थी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नगर नियोजन कैसा था। नगर नियोजन इसका बहुत ही विकसित था, एक विकसित प्रणाली थी इसकी। नगर को 2 भागों में बांटा गया था। दोस्तों जितने भी खुदाई और हुए हैं साइट्स के, वहाँ पे हमें ज़्यादातर 2 भागों में साइट्स बटे हुए मिले हैं, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला थोड़ा ऊंचाई पे है और पूर्वी टीला जो है थोड़ा नीचे है। ऐसा क्यों? ऐसा विभिन्न इतिहासकारों का मानना है कि जो ऊंचाई पर जो टीला था, यानी जो पश्चिमी टीला था, उस पे जो है शासक वर्ग यानी धनी लोग या हाई क्लास के लोग रहते थे, और जो पूर्वी टीला था वहाँ पे आम लोग रहते थे, यानी जनता रहती थी। इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे धौलावीरा में 3 भागों में मिला है, यानी देखें तो ये फोर्टिफाइड है लेकिन इसके अंदर 3 भाग मिले हैं। एक जो है ऊंचाई पे है, एक नीचाई, एक बीच में है इन दोनों के, और एक नीचाई पे है। ऐसा मानना है इतिहासकारों का कि जो बीच का भाग था मार्केट के लिए यूज किया जाता था। कालीबंगा जो एक साइट है आईवीसी का, वहाँ पे भी इस तरह का देखने को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं। ज़्यादातर जो इसके शहर हैं उनके घरों की व्यवस्था काफ़ी विकसित थी और उसको ग्रिड प्रणाली में बनाया गया था, यानी जो सड़कें थी वो समकोण पे काटती थी, यानी राइट एंगल पे काटती थी, और जो ये खाली स्थान है यहाँ पे घर बनाते थे। ये काफ़ी आधुनिक टेक्निक है। इससे
जो है जाम, ट्रैफिक इत्यादि की प्रॉब्लम नहीं होती है। इससे हम कह सकते हैं कि आईवीसी के लोग काफ़ी डेवलप थे और काफ़ी आधुनिक सोच विचारों वाले थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दोस्तों। आईवीसी में जो है जितने भी साइट्स मिले हैं वहाँ पे पक्की और ईंट कच्ची दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग देखने को मिला है और जल निकासी की सुविधा बहुत ही अच्छी और विकसित मिली है। नालियाँ मिली हैं, बांस मिट्टी से बनी हुई नालियाँ भी प्राप्त हुई हैं बनावली हरियाणा से। तब कह सकते हैं कि जो आधुनिक समय में हम देखते हैं कि सड़क किनारे जो नालियाँ बनती हैं, नाले बने जा रहे हैं, ये जो टेक्निक है आईवीसी में पहले से ही थी। लोग काफ़ी विकसित थे और जल निकास का काफ़ी अच्छा ध्यान रखते थे और ये नालियाँ थी सड़क के किनारे किनारे पे थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। जितने भी शहर और घर, शहर में हर बड़े छोटे जितने भी घर थे उनका अपना आंगन और बाथरूम होता था। ज़्यादातर घरों में कुएं बने हुए थे, यानी जल की सुविधा काफ़ी विकसित थी। लोग समझदार थे इसलिए सारे के सारे घरों में अपना कुआं बना के रखते थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। जितने भी साइट्स मिले हैं उनमें ज़्यादातर जो खिड़कियां और दरवाजे हैं मेन सड़क पे नहीं खुलती थी। यानी अगर हम देखें तो ये दो सड़क हो गए मान लीजिए और ये सड़क है, तो ये जो घर हैं यहाँ पे और इधर घर हैं तो इनके जो खिड़कियां हैं इस साइड से ही खुलती थी। ये जो मेन सड़क है इस तरफ नहीं खुलती थी। ऐसा हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी सोच कर बनाया गया एक प्री प्लान सिटी था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आइए हम अब इसके कृषि के बारे में जान लेते हैं। कृषि कैसा था आईवीसी में। नदियों के किनारे बसे होने के कारण हड़प्पा संस्कृति के लोग कृषि करते थे। ज़्यादातर जितने भी साइट्स हमें मिले हैं आईवीसी में वो सब नदी के किनारे ही मिले हैं। इससे हम कह सकते हैं कि लोग जो हैं कृषि के लिए भी यानी कृषि का अभ्यास करते होंगे और इसके साक्ष्य भी मिले हैं। जैसे चावल के दाने का साक्ष्य मिला है हमें लोथल से, धान की भूसी और गेहूं का साक्ष्य मिला है हमें रंगपुर से, कपास का साक्ष्य मिला है हमें, प्रमाण मिला है, एविडेंस मिला है मेहरगढ़ से, जौ का मिला है बनावली से, जुते हुए खेत मिले हैं हमें कालीबंगा से, और सबसे बड़ा अन्नागार जो जहाँ पे हम अनाज स्टोर करके रखा जाता था वो जोदड़ो से मिला है। दोस्तों, अगर आईवीसी के लोग खेती करते थे तो उन्हें किन किन फसलों का ज्ञान था इसके भी साक्ष्य मिले हैं। आइए हम जान लेते हैं कि आईवीसी के लोगों को कौन कौन से फसलों का ज्ञान था। अभी ये लोग गेहूँ, जौ, कपास, मसूर, तरबूज, राई, सरसों, तिल, चावल इत्यादि का की खेती करते थे। नेक्स्ट देखते हैं। ऑब्वियसली अगर कोई कृषि कर रहा है तो पशुपालन भी कर रहा होगा। तो पशुपालन में कौन कौन से पशुओं का पालन करते थे और इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं, आइए हम उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। हम देखते हैं तो गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ते, बिल्ली, हाथी इत्यादि बहुत सारे जानवरों के साक्ष्य मिले हैं और आईवीसी के लोगों को इन सब जानवरों की जानकारी थी जिनके साक्ष्य हमें उनके मुहरों पे जो चित्र बनाए हुए हैं उनसे प्राप्त होते हैं। और इनका सबसे प्रिय जो पशु था कुबड़ वाला सांड था। घोड़े की अस्थियां मिली हैं हमें सुरकोटदा से। घोड़े का दांत मिला है राणा गुंडई और मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग आईवीसी की अर्थव्यवस्था कैसी थी, यानी इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था हमारे आईवीसी का। आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट,
आईवीसी के लोग कृषि के साथ साथ व्यापार भी करते थे। यह व्यापार अपने समकालीन सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। दोस्तों, आईवीसी के साथ साथ बहुत सारी सभ्यताएं थी जो कि विकसित नहीं थी। उन सभ्यताओं के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ मैं। जैसे हवांगहो नदी घाटी की सभ्यता थी, जो चीन की सभ्यता जिसको बोलते हैं। दजला फरात घाटी की एक सभ्यता थी जिसको मेसोपोटामिया या फिर सुमेरियन सभ्यता बोलते हैं। दोस्तों, सुमेरियन सभ्यता जो है विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है, लेकिन ये विकसित नहीं थी। सबसे विकसित सभ्यता जो है आईवीसी को माना जाता है। और एक सभ्यता थी नील नदी की घाटी की सभ्यता थी, जिसे मिस्र की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जो नील नदी के किनारे स्थित थी। तो जितने भी साक्ष्य मिले हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है साक्ष्य मिले हैं मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड व्यापार का। साक्ष्य देखते हैं क्या क्या मिली हैं। हड़प्पा की 2 मुहरें उर एवं किस। दोस्तों, उर एवं किस जो है मुहरों का नाम है, ये मेसोपोटामिया से प्राप्त हुई हैं। और हमें एक अभिलेख मिला है जो मेसोपोटामिया के शासक सारगोन द्वारा लिखा गया था, जिसमें मेलुहा शब्द लिखा हुआ है और उसकी पुष्टि जो है सिंध से की गई है। अतः हम कह सकते हैं कि आईवीसी के लोग कृषि के साथ साथ व्यापार भी करते थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं कि उद्योग उद्योग कैसी इंडस्ट्री थी आईवीसी में। दोस्तों, आईवीसी के लोग वस्त्र उद्योग भी के बारे में भी जानकारी मिलती है। मनके का कारखाने के बारे में जानकारी मिलती है। ईंट उद्योग के बारे में भी जानकारी मिलती है। आइए देखते हैं कि ये जो व्यापार करते थे उसमें क्या आयात और क्या निर्यात करते थे, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या क्या करते थे। तो निर्यात में देखते हैं हम लोग तो सूती वस्त्र, हाथी दांत के बने हुए आभूषण और अन्य वस्तुएं जैसे कंघी इत्यादि। मनके यानी मोती का निर्यात करते थे। दोस्तों, मोती का कारखाना भी हमें लोथल से प्राप्त हुआ है, मनका का कारखाना जिसको बोलते हैं। और ये लोग आयात क्या क्या करते थे, तांबा, सोना, चांदी, टीन, लाजबंद इत्यादि का ये लोग जो है आयात करते थे। तांबा जो है खेतड़ी राजस्थान, सॉरी दोस्तों ये थोड़ा गलत हो गया है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये खेतड़ी है। खेतड़ी जो है राजस्थान में है, वहाँ से ये लोग तांबा आयात करते थे। सोना जो है कर्नाटक में स्थित कोलार्स की खान से जो है आयात करते थे। चांदी, टीन, लाजबंद जो है बदरखा अफगानिस्तान से आयात करते थे। इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलेंगे ये देख लेते हैं हम लोग। मोहनजोदड़ो से प्राप्त लाल रंग का कपड़ा, यानी हम इससे कह सकते हैं कि उन्हें कपड़े के बारे में जानकारी थी। तो अगर कपड़ा बना रहे हैं तो कपड़ा का उद्योग भी होगा, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये लोग वस्त्र उद्योग भी करते थे। कालीबंगा से मिट्टी के बर्तन पर सूती कपड़े की छाप मिली है, यानी ये लोग शिल्प में भी काफ़ी माहिर थे। और नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से पुरोहित की मूर्ति मिली है, जिस पे तिपतिया अलंकरण है, जो शॉल ओढ़े हैं। तो शॉल को कंधे पे ओढ़ा गया है, तिपतिया अलंकरण बोलते हैं उसके स्टाइल में। यानी हम कह सकते हैं कि इनको कपड़े के बारे में जानकारी थी। आइए देखते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट। दोस्तों, ये लोग आईवीसी के लोग अगर व्यापार करते थे तो वो मापने के लिए नापने के लिए कौन से मापन पद्धति इस्तेमाल करते थे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। मापने के लिए फुट यानी लंबाई का इन लोगों को ज्ञान था। 2 क्यूबिक में का बराबर 1 फुट होता था। आज के 1 फुट के बराबर उनका 2 क्यूबिक होता था। और वज़न के लिए ये लोग घनाकार बाट यानी क्यूबिक शेप का बाट यूज करते थे। और इसमें 2 टाइप था। फर्स्ट बाइनरी सिस्टम बोलते हैं इसको, बाइनरी यानी द्विभाजन प्रणाली बोलते हैं, जो लोअर लेवल पे यूज होती थी, यानी वस्तु विनिमय भी एक तरह से बोल सकते हैं आप। और दूसरी थी दशमलव प्रणाली,
यूज करते थे ये लोग मापने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शिल्प एवं कला। दोस्तों आईबीसी में बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं जिससे ये प्रमाणित होता है कि आईबीसी के लोग शिल्प और एवं कला के काफ़ी शिल्प एवं कला को काफ़ी सम्मान देते थे और उसे प्रयोग में भी लाते थे। जैसे आभूषण देखते हैं, आभूषण सोने चांदी माणिक्य मिट्टी सीप हाथी दांत इत्यादि कई प्रकार के बने आभूषण ये लोग इस्तेमाल में कर लाते थे। मूर्तियों में देखते हैं हम लोग तो कांस्य की मूर्तियां हैं जिसको ब्रॉन्ज बोलते हैं। इसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो होती है उसके पद्धति से ये लोग मूर्तियां बनाते थे। एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, डांसिंग गर्ल जिसको बोलते हैं, उस वो मूर्ति जो है लॉस्ट वैक्स टेक्निक से ही बनाई गई है। पत्थर की भी मूर्तियां बहुत सारी प्राप्त हुई हैं, मिट्टी के भी ये लोग मूर्तियां बनाते थे। और मिट्टी की जो मूर्तियां बनाते थे उसमें जो मानव यानी ह्यूमन की जो मूर्तियां होती थी वो ठोस होती थी, लेकिन जो पशु की जो मूर्तियां होती थी वो अंदर से खोखली होती थी। ये लोग हथियार भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये युद्ध के लिए हथियार इस्तेमाल नहीं करते थे, कृषि के लिए इस्तेमाल करने वाले हथियार जो यूज करते थे ये लोग, जिसमें से कुल्हाड़ी आरा खुरपी छुरी बर्छा इत्यादि के प्रमाण हमें मिले हैं इसके साइट से। बहुत सारे स्थलों से ये प्राप्त हुए हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, आईबीसी के लोग का धर्म क्या था, वो लोग धार्मिक रीति रिवाज में कितने विश्वास रखते थे, इसके बारे में भी बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों ये लोग उर्वरा देवी की पूजा करते थे। उर्वरा देवी यानी एक मूर्ति मिली है जिसमें एक औरत के नाभि से योनि से जो है वृक्ष को उगते हुए पौधे को जो है बढ़ते हुए दिखाया गया है, जिससे उर्वरा देवी बोला जाता है। और इसका साक्ष्य जो है हड़प्पा से मिला है। ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, जिसका साक्ष्य जो है हमारे मोहनजोदड़ो से मिला है। पशुपतिनाथ का मूर्ति मिला है और इसका जो चित्र मिला है ये एक मुहर पे मिला है, मुहर पे मिला है जिसमें 3 सिंग वाले एक मनुष्य की मानव की आकृति है और जिसके चारों तरफ बाघ हाथी गेंडा हिरन इत्यादि से घिरा हुआ है। इसको पशुपतिनाथ यानी शिव से तुलना की गई है। ये लोग वृक्ष की पूजा करते थे। वृक्ष में ये लोग जो है नीम व पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये लोग लिंग की पूजा करते थे। बहुत सारे पत्थरों पे नर एवं मादा लिंगों के चित्र पाए गए हैं और कालीबंगा से इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये लोग एक सिंग वाले गैंडे की भी पूजा करते थे, जिसका प्रमाण एक मुहर से भी मिलता है। और ये लोग कुबड़ वाले बैल की भी पूजा करते थे। और नेक्स्ट है अग्नि वेदिका का, यानी जो पूजा हवन के लिए इस्तेमाल होती है अग्नि वेदिका, इसमें आग जलाते हैं हवन करते हैं, उसका प्रमाण मिला है कालीबंगा और लोथल से। तो हम कह सकते हैं कि ये लोग जो है ये लोग जो है काफ़ी धार्मिक थे और पूजा पाठ में विश्वास करते थे, परंतु कोई भी मंदिर का साक्ष्य हमें आईबीसी की किसी भी साइट से नहीं मिला है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये आप लोगों के लिए कुछ पिक्चर्स हैं आईबीसी के। ये देखिए, ये मदर गॉडेस यानी मातृ देवी, ये है मातृ देवी का फोटो। ये है पशुपतिनाथ, देखिए यहाँ पे बाघ बैल गेंडा हाथी सांप मछली और ये हिरन इत्यादि से घिरा हुआ है और इसको शिव से तुलना की गई है इनकी। ये
वन हॉर्न यूनिकॉर्न यानी एक सींग वाला गैंडा है ये, इसकी पूजा करते थे ये लोग। और ये कुबड़ वाला बैल है जिसकी पूजा करते थे ये लोग। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं। मातृ प्रधान यानी आईवीसी जो था मातृ प्रधान यानी मातृसत्तात्मक था, जिसका प्रमाण हमें बहुत सारी देवियों और ना स्त्रियों के मूर्तियों से मिलता है। और सबसे ज़्यादा मूर्तियां हमें औरतों की प्राप्त हुई हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि ये एक मातृसत्तात्मक सिविलाइजेशन था। और ये लोग पूजा भी मातृ देवी और उर्वरा देवी की करते थे, जिससे ये प्रमाणित होता है कि ये एक मातृ प्रधान जो था सभ्यता था। दास प्रथा के भी प्रमाण मिले हैं इसके बहुत सारे जगहों से। सती प्रथा, आईवीसी के पीरियड में सती प्रथा थी या नहीं थी, इस पे बहुत सारे मतभेद हैं, लेकिन लोथल एवं कालीबंगा से युगल समाधान बोलते हैं दोस्तों, जिसमें एक ही साथ दो शवों को दफनाया जाता है, उसको बोलते हैं युगल समाधान, जिसमें एक स्त्री और एक पुरुष के कंकाल मिले हैं हमें युगल समाधान से। ये जो है लोथल और कालीबंगा से है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं, इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि सती प्रथा जो है विद्यमान थी उस समय भी। मुहर देखते हैं दोस्तों। आईवीसी के जो मुहर थे चौकोर और वर्गाकार थे, यानी ये वर्गाकार थे और ये सेल खड़ी से बने हुए थे, सेल खड़ी से बने हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आईवीसी की लिपि जो थी, यानी लिखने कैसे लिखते थे ये लोग, तो ये लोग पिक्टोरियल फॉर्म में लिखते थे, पिक्टोरियल फॉर्म में लिखते थे, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सकता है, जिसे आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया है, जिसकी वजह से हमें आईवीसी के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। और इनकी शैली जो है ब्रुस्टोफेडन बोलते हैं इसको, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं चला है कि ये दाएं से बाएं है या बाएं से दाएं लिखी गई है, इसीलिए इतिहासकार इसको ब्रुस्टोफेडन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग कि सिंधु घाटी का पतन कैसे हुआ। सबसे जो है मतभेद का विषय है सिंधु घाटी का जो है सभ्यता का पतन कैसे हुआ। बहुत सारे इतिहासकारों के बीच में ये मतभेद है, वो लोग सही नहीं बता पाए हैं आज तक कि कैसे इनका डिक्लाइन हुआ, डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे हुआ। तो उनके बहुत सारे विचार हैं, जिनको हम तीन चार फेमस जो है थ्योरी है उसको देखते हैं। फर्स्ट है आर्यों का आक्रमण, इन्वेजन ऑफ आर्यंस। इतिहासकार मार्टिमियर, गार्डन चाइल्ड, इनका मानना है कि आर्यों के आक्रमण की वजह से आईवीसी के जो लोग थे उन्होंने जो है अपने जो इस नगर थे वो छोड़कर कहीं और चले गए, या फिर आक्रमण करके आर्यों ने बहुत सारे आईवीसी के लोगों की हत्या कर दी, जिससे वो लोग अपने जगह को छोड़ दिए। इसका प्रमाण मिलता है हमें मोहनजोदड़ो से 38 नरकंकाल मिले हैं, ह्यूमन स्कल्पचर मिले हैं, जिसके आधार पे ये लोग कहते हैं कि आर्यंस के आक्रमण हुआ होगा और ये लोग छोड़ के सिंधु घाटी को चले गए होंगे। दूसरा एक थ्योरी है पारिस्थितिक विक्षोभ यानी इकोसिस्टम डिस्टरबेंस, जिसको फेयरे सर्विस नाम के एक इतिहासकार हैं, उन्होंने अपनी बुक द रूट ऑफ एंशियंट इंडिया में इसका जिक्र किया है। और तीसरा एविडेंस है जलवायु परिवर्तन। यह थ्योरी दिया है आर्नस्टाइन ने। इनका मानना है कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो है आईवीसी जो है डिक्लाइन हो गया। फोर्थ जो है हमारा थ्योरी है बाढ़। सबसे फेमस और सबसे विस्तृत जो है ये थ्योरी है, सबसे ज़्यादा थ्योरी इसी को माना जाता है,
क्योंकि बहुत सारे इतिहास इसको ज़्यादा मानते हैं, जैसे मैके, लैम्ब्रिक, राइम्स डिटेल्स, इन्होंने इसको प्रमाणित किया है। इनका प्रमाण है कि मोहनजोदड़ो में जो खुदाई की गई है वो 7 स्तर मतलब 7 लेवल तक खुदाई की गई है। इनका मानना है कि इसे बाढ़ में की वजह से ये जो शहर हैं डूब गए होंगे, जिसकी वजह से इतने सारे लेयर इनमें बने हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा, और इस क्वेश्चन के आंसर जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देंगे आपको। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की धौलावीरा साइट की सबसे अनूठी विशेषता है? दोस्तों अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है, इसका आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं कमेंट में। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि इसके शहर जो है क्षैतिज रूप से कई भागों में विभाजित थे। दूसरा जो ऑप्शन है, इसके शहरों को असमान रूप से विभाजित किया गया था। तीसरा ऑप्शन है, इसके शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। या फिर चौथा ऑप्शन है डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग इंग्लिश में दे दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की लिपि क्या थी? इसको मैंने अभी ऊपर पढ़ाया है आपको, आप लोग इसका आंसर भी आसानी से दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरातत्वविदों में से किसने सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल की खोज की थी? ऑप्शन है राखलदास बनर्जी, सेकेंड सर विलियम्स जोन, थर्ड अलेक्जेंडर कनिंगम, फोर्थ दयाराम साहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वर्शिप्ड बाय द हड़प्पन्स? यानी निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा वासियों द्वारा पूजित नहीं था? ऑप्शन है शिव, सेकेंड है मातृदेवी, थर्ड है पीपल का पेड़, और फोर्थ है विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एट विच इंडस वैली साइट्स द रिमेन्स ऑफ हॉर्स बोन्स हैव बीन फाउंड? ऑप्शन है इसका दाइमाबाद, लोथल, हड़प्पा और सुरकोटदा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक हम लोग ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों तक पहुँचे, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप सबके पास पहुँचे। थैंक यू वंस अगेन।